Hello and welcome to this another session of on demand series, which is being run by the Department of Economics in John's College, Agra. जिस प्रकार से छात्र जानते हैं कि हम लोग ये श्रृंखला चला रहे हैं जिनमें टॉपिक ऑफ लेक्चर जो दिया जाता है वो छात्रों के द्वारा दिया जाता है। छात्रों को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है वो टॉपिक छात्र हम लोगों को देते हैं और उस टॉपिक पे हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करके जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोड करते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो नया टॉपिक छात्रों के द्वारा दिया गया है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस दूसरे टॉपिक पे विचार करेंगे और विचार करने से पहले जब सीधा प्राइस डिटर्मिनेशन पे जाने से पहले उन कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है, कुछ बातों को जानना बहुत आवश्यक है। और वो बातें ये हैं कि परफेक्ट कंपटीशन से आप क्या समझते हैं और परफेक्ट कंपटीशन को एक चित्र के रूप में आपके दिमाग में पूरा सीन बन जाना चाहिए कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किस प्रकार का होगा। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की जो खास बात होती है वो ये होती है कि नोबडी कैन डिटरमिन द प्राइस एज फार एज द फर्म्स आर कंसर्न। जो एक फर्म होती है उसमें प्राइस डिटरमिन करने का अधिकार ना तो सेलर के पास होता है और ना बायर के पास होता है। तो अगर सेलर और बायर दोनों के पास प्राइस डिटरमिन करने का अधिकार नहीं है तो ये अधिकार है किसके पास, ये समझने की जरूरत है। और जब हम अधिकार शब्द की बात कर रहे हैं तो अधिकार का मतलब सिर्फ एक सिनेरियो है, ये कोई ऐसा राइट नहीं है, ये एक सिनेरियो है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि फर्म के पास ये क्षमता ही नहीं होती है, शायद अधिकार वर्ड इस्तेमाल करना उतना उपयुक्त नहीं होगा, उसकी क्षमता ये नहीं है कि वो प्राइस को अफेक्ट कर सके। और ना ही जो बायर है उसके पास की ये क्षमता है कि वो भी प्राइस को अफेक्ट कर सके। तो ये सीन किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से ये जो इस तरह का एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्रिएट होता है, ये किस प्रकार से होता है, क्यों ये संभव नहीं हो पाता, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो समझनी है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किस प्रकार का मार्केट होता है। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखिए दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर है मगर उनका साइज बहुत स्मॉल है। साइज क्यों स्मॉल है? साइज ये इस प्रकार से स्मॉल है कि उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी प्रेजेंस नेग्लिजिबल हो जाती है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज बायर हैं वो इतने ढेर सारे हैं और इतने छोटे बायर्स हैं कि वो किसी भी हालत में प्राइस को डिटरमिन नहीं कर सकते, प्राइस को इफेक्ट नहीं डाल सकते। इसी प्रकार से सेलर्स भी इतने लार्ज नंबर्स में हैं मगर साथ ही साथ इतने छोटे सेलर हैं कि अगर एक दो सेलर बेचना बंद भी कर दें या एक दो सेलर मार्केट से चले भी जाएं तब भी ये संभव नहीं है कि उसकी वजह से प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार से बायर्स भी इतने छोटे बायर्स हैं कि अगर एक दो बायर उस मार्केट से चले भी जाते हैं तो उसकी वजह से भी प्राइस पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जो खास बात है वो है होमोजेनस प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे किया जा सकता है। अगर दो शॉप्स हैं या दो फर्म्स हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, यानी कि दो डिफरेंट तरह के डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही हैं, तब वो कुछ हद तक प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मगर परफेक्ट कंपटीशन के केस में अगर दो फर्म है या जितनी भी फर्म्स हैं या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बायर्स हैं या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सब होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट्स में कोई भी आप डिफरेंस नहीं पा सकते।
तो जब होमोजेनस प्रोडक्ट होता है तो किसी भी प्रकार से कोई बायर या कोई सेलर ये नहीं कह सकता कि हम अपना प्रोडक्ट इसलिए महंगा बेच रहे हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी। तो इसका मतलब ये है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और सब एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसका मतलब वो किसी भी प्रकार से प्राइस में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज। अब होमोजेनस प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ये सब इफेक्टिव कब होता है? जब परफेक्ट नॉलेज मार्केट की होती है। अगर हम एक ऑर्डिनरी बायर हैं और हमको पता है कि मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं सब होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई भी सेलर हमें प्राइस से रिलेटेड इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास परफेक्ट नॉलेज है। तो इसी प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट है उसमें एक परफेक्ट नॉलेज का सीन रहता है जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है कि किस प्रकार का मार्केट है, किस प्रकार के क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, कितने प्राइस में किस शॉप में प्रोडक्ट मिल रहा है या किस फॉर्म में प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। अब ये जो पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, ये इस पॉइंट को सपोर्ट करता है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स क्यों है? जो चाहे उस मार्केट में आ सकता है, कोई लीगल हर्डल्स नहीं है, और जो भी चाहे वो मार्केट को छोड़ के जा सकता है। तो जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वहां पे बिजनेस करना आसान होता है। तो देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार प्राइस इफेक्ट किस प्रकार से किया जाता है? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की शायद मोबिलिटी ना हो या इमोबाइल हो, तो उस केस में किसी हद तक प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मगर अगर गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स दोनों परफेक्टली मोबाइल हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी तरह से वो प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई चीज आपको आगरा की है, आगरा में ही बेचनी है, वो सस्ते में बिकेगी। अगर आगरा से आपको दिल्ली ले जाके बेचना है तो आप उस रास्ते का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करेंगे और वो प्रोडक्ट महंगे दाम में दिल्ली में बिकेगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं, तो किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का कोई भी रोल उसके प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसी प्रकार से लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट है। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट मींस कि किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करी जाती है। अब एडवर्टाइजमेंट, आप पता है एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो अ कॉस्ट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस वेरी करेगा, मगर क्योंकि किसी भी कोई भी सेलर सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करता अपने प्रोडक्ट में, तो जब सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? उसका प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं। एंड द लास्ट इज ऑल द प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड एट द सेम प्राइस। तो ये 7 पॉइंट हैं, मगर इन 7 पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स का अगर एक निचोड़ या एक समराइज करें तो वो समरी क्या है? वो समरी ये है कि प्राइस पे इम्पैक्ट ना तो बायर का है ना तो सेलर का है, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन इंडस्ट्री के बेसिस पे हो जाता है। इंडस्ट्री प्राइस डिटर्मिन करती है, और जिस प्राइस को इंडस्ट्री डिटर्मिन कर देती है उसी प्राइस पे फर्म्स अपने आउटपुट को सेल करते हैं। अभी आगे चल के हम लोग इसी चीज को स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्री प्राइस डिटर्मिन कैसे करती है। अब जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पहले इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस समझ लीजिए। एग्रीगेट ऑफ ऑल फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अगर हम जितनी भी फर्म्स हैं उनके उनके एग्रीगेट को ले लें तो दैट बिकम्स एन इंडस्ट्री। एंड द सेकेंड थिंग इज under perfect competition, price of a commodity is determined by industry and not by any one seller or a firm.
जिस प्रकार से आपको बता दिया है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखनी है कि इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस क्या है, और उसके साथ ही जो प्राइस डिटरमिन होता है वो इंडस्ट्री करती है, और फर्म को सिर्फ उस प्राइस को फॉलो करना रहता है, और जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमिन कर दिया है उसी प्राइस पे फर्म को अपने आउटपुट को सेल करना पड़ता है। इसके साथ ही दो डिफरेंस को और समझ लीजिए कि देयर इज अ सिनेरियो ऑफ प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो प्योर कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अभी यहाँ पे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के पढ़े हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में या इन फीचर्स में से सिर्फ दो फीचर्स को अगर आप हटा देते हैं, दैट इज परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, तो ये सीन प्योर कंपटीशन का सीन बन जाता है। अगर ये दो पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है तो वो प्योर कंपटीशन है, और अगर ये दो पॉइंट्स अवेलेबल है अलोंग विद ऑल द अदर पॉइंट्स ऑफ प्योर कंपटीशन, देन इट बिकम्स परफेक्ट कंपटीशन। इसी वजह से प्योर कंपटीशन को ज्यादा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट माना जाता है परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप सिंपली इतना समझ सकते हैं कि परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट that much possible to have the complete knowledge about the market or the perfect knowledge about the market, and at the same time perfect mobility is also a very hypothetical concept। आप ये मान के नहीं चल सकते हैं कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहीं भी ले जाया जा सकता है, और हर गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्योर कंपटीशन की बात करेंगे तो ये जो 5 पॉइंट्स दिए हैं ये कुछ हद तक पॉसिबल हो सकते हैं, मगर परफेक्ट कंपटीशन के ये दो पॉइंट्स और ज्यादा डिफिकल्ट हैं, या बहुत इट इज नॉट पॉसिबल कि ये पॉइंट्स भी इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाए। मगर जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स ज्यादातर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार से हम ये परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मानते हैं, और उसके बेसिस पर आगे चल के अब हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ this is if you look at this table, the table this is the table, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में स्टडी करा है उन चीजों को भी हम लोग बीच बीच में रिमाइंड कराते रहेंगे। नाउ लुक एट दिस टेबल। ये टेबल क्या है? देयर इज सप्लाई ऑफ चॉकलेट्स, देयर इज प्राइस पर यूनिट चॉकलेट्स, एंड देयर इज डिमांड ऑफ चॉकलेट्स। इसका मतलब क्या है? चॉकलेट्स की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, चॉकलेट की जगह पे आप कमोडिटी एक्स ले सकते हैं, चॉकलेट की जगह पे आप किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को ले सकते हैं, बट दिस इज सिंबॉलिक। फॉर दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग चॉकलेट्स, यू कैन टेक एनी अदर प्रोडक्ट्स एज पर योर विश। सो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चॉकलेट की सप्लाई की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेवल पे 100, देन 80, देन 60, देन 40, देन 20, इसी प्रकार से अगर हम डिमांड की बात करें तो इट इज 20, इट इज 40, इट इज 60, इट इज 80, इट इज 100। नाउ नॉर्मली कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सर जब सप्लाई 100 है तो सप्लाई जब ज्यादा होती है तो प्राइस कम होता है, यहाँ पे प्राइस मैक्सिमम क्यों दिखाया है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको इस टेबल को इस सेंटर पॉइंट से स्टडी करना है। दैट इज द मेन थिंग इज द प्राइस पर यूनिट। हम प्राइस से सप्लाई को कंपेयर कर रहे हैं और प्राइस से डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं। दैट मींस प्राइस एट फर्स्ट केस इज मैक्सिमम। तो जब प्राइस मैक्सिमम होता है, किसी भी चीज का जब दाम ज्यादा मिलने लगता है तो उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती। क्यों बढ़ा दी जाती है? क्योंकि मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की है, तो जिस चीज में ज्यादा पैसा मिल रहा है उस चीज की सप्लाई ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब सप्लाई कैसे मूव कर रही है कि जब प्राइस मैक्सिमम है
तो सप्लाई भी मैक्सिमम है, और जब प्राइस मिनिमम है तो सप्लाई भी मिनिमम है। इसी प्रकार से जब प्राइस डिक्लाइन कर रहा है तो सप्लाई भी डिक्लाइन कर रही है। अब इसका जस्ट रिवर्स केस अगर हम देखें तो डिमांड के केस में क्या है, जब प्राइस ज्यादा होता है, लॉ ऑफ डिमांड की भी हम लोग जब बात करते हैं, जब प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन प्राइस इज मैक्सिमम द डिमांड इज मिनिमम। So in this case, what is happening? When price is declining, demand is increasing. Price जिस तरह से कम होता जा रहा है, उस तरह से डिमांड इंक्रीज करती जा रही है। अब ये एक सिनेरियो है इन रिलेशन टू प्राइस। अब प्राइस डिटर्मिनेशन किस पॉइंट पे होगा, किस जगह पे आके प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, इसको समझने के लिए इस नोट को दिमाग में रखिए। The main thing regarding this table is when there is when the supply is equal to the demand, at that place the price will be determined. अब इस केस में क्या है, at this place the supply of chocolate is 60 and the demand of chocolate is 60। इसका मतलब इस जगह पे क्या हुआ है, डिमांड और सप्लाई और चॉकलेट की डिमांड दोनों सेम हो गई। जब दोनों सेम है तो इस जगह पे प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ये इंडस्ट्री का केस है। अब इसी चीज को अगर आप इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिए तो डायग्राम में क्या है, दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। Demand and supply curve are interacting at a point E. So E is the equilibrium point. At this point, what is happening? 60 chocolates are demanded and supplied at price 6. Now the question is, why other things are not taken into consideration, और दूसरे points क्यों possible नहीं है? दूसरे पॉइंट्स इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम अपवर्ड मूव करते हैं, सपोज प्राइस को हम 8 पे ले जाते हैं या प्राइस को हम 10 पे ले जाते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। सो व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई द प्राइस विल कम डाउन। when there is excess supply the price will come down, and price will come down till this point where again the demand is equal to supply। same thing will happen if we try कि प्राइस को हम थोड़ा सा 6 से कम ले जाएं। जब 6 से कम प्राइस ले जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि देयर विल बी एन एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब हो गया कि डिमांड ज्यादा है, हमारे पास सप्लाई कम है। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास ये स्कोप है कि प्राइस को बढ़ाया जा सकता, मगर प्राइस को कहां तक बढ़ाया जा सकता, प्राइस को हम बढ़ाते हैं अगेन एट ₹6। अब ये ₹6 पे आके एक इक्विलिब्रियम प्राइस की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एंड वी हैव गॉट एन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब इंडस्ट्री ने अब ये डिसाइड कर दिया है, इंडस्ट्री ने ये बता दिया है, मार्केट मैकेनिज्म से इंडस्ट्री में ये डिसाइड हो गया है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड एट दिस प्राइस all the firms can sell their outputs। so this much is for the determination of price under of an industry। now let's move forward। अब क्या हुआ, सिचुएशन आपके सामने क्या आई कि इंडस्ट्री का तो प्राइस डिटरमिन हो गया। अब हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन की बात करी थी। परफेक्ट कंपटीशन के सीन में क्या था कि अ फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इट इज नॉट अ प्राइस मेकर। सो हाउ द फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड व्हाई इट इज नॉट अ प्राइस मेकर, फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम। now you can see on x axis is quantity and on y axis is price। ये जो पहला डायग्राम यहाँ पे दिया है ये इंडस्ट्री का है
जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किया है कि डिमांड और सप्लाई के इंटरैक्शन पे यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, दैट मींस ओपी इज द प्राइस। तो ओपी प्राइस पे प्रोडक्ट बिकने हैं और बेचेगा कौन? फर्म बेचेगी। तो जो ये सेकंड डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम फर्म का है, और फर्म के केस में क्या हुआ है? प्राइस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो व्हेन प्राइस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, देन व्हाट विल हैपन? जितना भी आउटपुट सेल करना है, दैट मींस द फर्म कैन इंक्रीज इट्स आउटपुट। जितना भी सेल करना सेल कर सकती है, बट एट दिस वेरी प्राइस। ये ओपी प्राइस जो है, जो इंडस्ट्री ने में डिटरमिन हुआ है, ये ओपी प्राइस फर्म के लिए एक डेडलाइन बन गई है कि द फर्म कैन नाइदर इंक्रीज दिस ओपी प्राइस nor the firm can decrease the OP price. So what will be the things that will happen in this case is, we will start going one by one. What is happening in these two diagrams? Total demand curve DD intersects industries supply curve SS. Now ये क्या है? ये टोटल डिमांड कर्व है। टोटल डिमांड कर्व मतलब उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, और ये सप्लाई क्या है? ये सप्लाई इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है। और ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? एक ई पॉइंट पे कर रहे हैं, एंड दिस इज द पॉइंट, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब इस इंटरैक्शन से दो चीजें हमें पता चल रही हैं। दिस ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। Now, the third thing, as I have told you, firm will have to sell all its output at the prevailing price OP. अब क्या हुआ? यहां पे जो चीज हुई है वो इसके लिए एक गाइडलाइन बन गई। That means firm has to the firm has to sell at OP price. Now, point number 4, firm's demand curve will be parallel to x-axis, signifying that firm can sell any number of units at OP price. ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है, ये पैरेलल लाइन क्या है? दिस पैरेलल लाइन इज शोइंग दैट at OP price the firm can sell any number of output. कोई अपर लिमिट नहीं है आउटपुट की। इस प्राइस पे जितना चाहे उतना फर्म सेल कर सकती है। And the last thing is, firm's demand curve is also its average revenue and marginal revenue curve, where AR is equal to MR. ये डिमांड कर्व जो है, यही इस फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है और यही इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है। दैट मींस अगर आपसे कोई पूछे कि ये पैरेलल लाइन क्या है, तो दिस पैरेलल लाइन इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, दिस पैरेलल लाइन is the average revenue of the curve, and this parallel line is the marginal revenue of the curve. Now why this thing is happening? Because the price is same. जब प्राइस सेम होगा तो मार्जिनल में कब चेंज आता है? जब आपका यहाँ पे वेरिएशन है। मगर अगर हर प्रोडक्ट, हर आउटपुट सेम प्राइस पे सेल हो रहा है, तो उस केस में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम होंगे। दैट मींस डिमांड कर्व, द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, all the three things are same. So this much was about the determination, price determination of an industry, and then the price determination of a firm. And now let's proceed further. अब डिटर्मिनेशन हो गया। अब डिटर्मिनेशन के बाद आपके सामने सिचुएशन आती है कि अगर डिमांड चेंज होगी तो उस केस में क्या होगा? जस्ट रीड दिस लाइन, इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? जो डायग्राम आपने स्टडी किया था जिसके बेसिस पे डिमांड और सप्लाई के केस में इंडस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट डेवलप हुआ था, अब उस केस में क्या हुआ? सपोज द डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू D1 D1। अब जब डिमांड बढ़ गई
तो नेचुरली जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड के बढ़ने से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और अगर डिमांड डिक्रीज होके D2 पे आ गई तो उस केस में प्राइस भी डिक्रीज करा है। दैट मीन्स a lesser quantity, when the lesser quantity is demanded, Q2 is demanded, then the price will decrease. If Q2 this Q1 is demanded, then the price will increase. So this is the effect of change in demand on price. Now let's move. Now what happens in case of change in supply? अब सप्लाई के केस में क्या है, if there is an increase in supply, if supply increases, price decreases. इसका मतलब जो डिमांड के केस में था उसकी जस्ट रिवर्स सिचुएशन है। रिवर्स सिचुएशन क्या है कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे था, ई पे था। दिस वाज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या हुआ कि आपकी जो सप्लाई थी वो इंक्रीज कर गई। तो अब हमारे पास सप्लाई ज्यादा हो गई है तो प्राइस डिक्लाइन कर गया। और अगर सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई अगर डिक्रीज कर रही है तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है। इस इफेक्ट को हम लोग ऑलरेडी पीछे जो टेबल हम लोगों ने स्टडी किया था उस टेबल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव। Now after determination, after knowing about the price determination of firm and industry, there are certain things which you should be keeping in mind. जब हम periods की बात करते हैं या time element की बात करते हैं तो there are three types of time periods. First is very short period, then short period, and then long period. Now what is the difference between very short period and long period? Short period में क्या होता है कि supply of a commodity cannot be increased beyond its existing stock. अब इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए कि एक सब्जी वाला अगर है और वो मार्केट में 10 किलो आलू लेके गया है, तो जब वो 10 किलो आलू लेके मार्केट में ऑलरेडी चला गया है तो वो एक वेरी शॉर्ट पीरियड के केस में क्या होगा कि चाहे प्राइस जितना भी बढ़ जाए आलू का, उसके पास 10 किलो ही आलू रहेंगे। वो 10 किलो का 11 किलो आलू नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास स्टॉक उतने समय जो है वो स्टॉक उसके पास सिर्फ 10 किलो आलू का है। तो ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। वो वेरी शॉर्ट पीरियड का केस है कि वो ऑलरेडी 10 किलो आलू लेके गया है और उसे 10 किलो ही आलू बेचने हैं। शॉर्ट पीरियड के केस में क्या होगा, जो दूसरा सीन है, supply of a commodity can be increased only up to its existing production capacity. अब इस केस में क्या है, शॉर्ट पीरियड के केस में जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कैपिटल इज कांस्टेंट। तो व्हेन कैपिटल इज कांस्टेंट तो दैट मींस प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कैपिटल और इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसी के बेसिस पे सप्लाई इंक्रीज करी जा सकती। आप कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। लॉन्ग पीरियड एक बहुत एडजस्टमेंट वाला पीरियड होता है जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। आप प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, आप स्टॉक भी इंक्रीज कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई यू कैन प्लान इट आउट। So on the basis of this very short period and long period, what will be the impact? शॉर्ट पीरियड में हम दो तरह के गुड्स मान के चलते हैं, एक है पेरिशेबल गुड्स, एक है ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम टमाटर का एग्जाम्पल लें तो टमाटर के केस में क्या होगा कि अगर एक वेजिटेबल सेलर मार्केट में टमाटर 10 किलो टमाटर लेके गया तो वो ये मान के चलता है कि अगर ये टमाटर वापस हम लेके आ गए तो उस केस में ये टमाटर खराब हो जाएंगे।
तो what will be the situation in front of him? Supply of such goods at any given time is fixed. Supply is fixed. When demand increases, supply cannot be increased and vice versa. अब इस केस में पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या है कि जब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई इंक्रीज नहीं करी जा सकती है एंड वाइसी वर्सा। इसी तरह से जब डिमांड डिक्रीज कर रही है तो सप्लाई भी उस केस में इंक्रीज नहीं करी जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती है? क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है। अब टमाटर ले गए, अब उसकी सप्लाई आप कैसे बढ़ाएंगे? वो जितना था उतना उस दिन आपके पास था। So price rises with increase in demand and vice versa. तो जब सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी और जब सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ जाती तो शायद प्राइस वेरिएशन उतना नहीं आता क्योंकि सप्लाई मार्केट में और इंक्रीज हो रही। मगर इस केस में जब सप्लाई फिक्स हो गई तो सप्लाई फिक्स होने के केस में क्या है कि आपका सिर्फ ज्यादा दाम देके उस प्रोडक्ट को लिया जा सकता, बिकॉज सप्लाई इज फिक्स एंड विद द इंक्रीज इन डिमांड यू हैव टू इंक्रीज द प्राइस। बट ड्यूरेबल गुड्स में कुछ हद तक सेलर के पास ये ऑप्शन रहता है क्योंकि वो गुड्स ड्यूरेबल हैं, वो खराब नहीं हो रहे। जैसे सोप्स हो गए, तो सोप का जरूरी नहीं है कि आज शॉप में जितने सोप हैं वो किसी भी दाम पे बेच दे। ही कैन टेक इट इन स्टॉक, वो उसे वापस दुकान में रख सकता है, उसे लेके घर आ सकता है, उसे उसी दिन सारा सोप बेचने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। तो इन दैट केस देयर इज अ रिजर्व प्राइस बिलो विच दे वुड नॉट सेल इट। पेरिशेबल गुड्स में क्या था? कोई रिजर्व प्राइस नहीं था। जितने में भी आज अगर हम 10 किलो टमाटर लेके निकले तो 10 किलो टमाटर हमें सेल करके आना है, क्योंकि हमें पता है अगर हम उसे घर ले गए तो वो खराब हो जाएंगे, दूसरे दिन हम उसे बेच नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो रिजर्व प्राइस, हमें प्राइस गिराते जाना है मगर बेच के आना है। ड्यूरेबल गुड्स में ऐसा नहीं। ड्यूरेबल गुड्स में हम ये मान के चलते हैं अगर इतना दाम हमें मिलेगा तभी हम बेचेंगे, अगर इतना दाम हमें नहीं मिला तो हम उस चीज को सेल नहीं करेंगे। So this is the case of durable goods. So in a very short period, there are two different types of goods on the basis of which there is an impact on price. Short period में क्या होता है? The firm will continue to produce in the short period even if they are incurring loss of average fixed cost, because in case of shutdown they will have to incur the loss of fixed cost. अब इसको समझने से पहले आपको ये दो टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं। एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जो आउटपुट के बेसिस पे डिटरमिन हो रहा। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन में जितना भी मटेरियल यूज हो रहा है, जितना भी मशीनरीज यूज हो रही हैं, जो चीजें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, वो सब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। मगर इसके अलावा बहुत सारा ऐसा कॉस्ट होता है जो अगर हम प्रोडक्शन को बंद भी कर दें तब भी वो कॉस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर हम रेंट ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो रेंट ऑफ बिल्डिंग क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्शन जीरो है, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और हमने रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है तो वो हमें रेंट पे करना ही करना है। सो दैट बिकम्स अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। मगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है। ये कॉस्ट तभी इनकर होगा जब प्रोडक्शन होगा। तो जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी आउटपुट के बेसिस पे ये कॉस्ट बढ़ता और घटता रहता। अगर हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर हम आउटपुट घटाएंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस differentiation, what will happen in short run? The firm will continue to produce in the short period even if they are incurring loss of average fixed cost.
अब अगर शॉर्ट पीरियड में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस है भी, तब भी फर्म अपना बिजनेस बंद नहीं करेगी, प्रोडक्शन बंद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर वो बंद कर देती है तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट का भी नुकसान है। प्रोडक्शन बंद हो गया, चलिए प्रोडक्शन बंद होने से आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बच गया, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट था वो अभी भी लग रहा है, एंड आपका प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद हो चुका। So this was the short period. And the last one is the long period, where price is influenced more by supply than by demand. Short run period में आप देख रहे हैं, चाहे very short period हो चाहे short period हो, in both the cases demand was more important than supply. But what is happening in case of long period? Supply is more important than demand. प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय सप्लाई देन डिमांड, क्योंकि लॉन्ग रन पीरियड ऐसा है जहां एडजस्टमेंट पॉसिबल है, जब जहां पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना घटाना पॉसिबल है। तो उस केस में प्राइस जो डिटरमिन करेगा वो सप्लाई के बेसिस पे ज्यादा करेगा। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस डिक्लाइन करेगा, अगर सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज करेगा। सो दिस वाज द वेरी brief description of this price determination of firm and industry, including the time element, uh, the explanation of which was given at the end. So keep sending your topics, and thank you very much.